लिए सबसे पहले तो आप लोग गर्म पानी पीना स्टार्ट करो और गर्म पानी में हल्दी डाल दो या फिर सूंठ डालो, उसको पीस के। हाँ, ए सर, सूंठ हल्दी काढ़ो काढ़ो, काले, हाँ। और उसके ब्लैक टी, बाद ब्लैक काढ़ा टी। जो आता है ना वो पियो। मेरे फादर को अभी यही ट्रीटमेंट चल रहा है सब, हाँ सर, काढ़ा हम पी लोग रहे ब्लैक टी हैं। पीड़ा हुआ है ना, तो ये सब ट्रीटमेंट चल रहा है। गर्म पानी तो चल उसका रहा है सर घर पे। सैनिटाइज करते रहो और मास्क पहनो। और मास्क जब पहनते हो, देखो क्या होता है कि सबसे ज्यादा वायरस अंदर घुसने के चांसेस कहाँ कहाँ से है? आपके मुंह से, आपके कान से, आपके आपके आंख से और आपके नाक से, इजंट इट? लिक्विड है इसकी वजह से। तो वहां पे हाथ मत जाने दो जब भी आप बाहर जाते हो तो, है ना। और अगर आपका हाथ जाता भी है एक बार, तो आपको क्या करना है कि उसको सैनिटाइज करते रहना है बार बार। वही एक चीज है, बाकी तो कुछ पता नहीं चलता कि कैसे जा रहा है। अभी तो सब कैसा हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैसे जा रहा है वायरस आपके अंदर। ठीक है, बहुत चलो डेंजर है सर लेक्चर। ये। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। कैसे? हर्षिल नहीं आया, हर्षिल। तो देखो, हमने अभी तक वी हैव सीन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने कुछ बेसिक देखा और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, isn't it? अभी हम सेकंड चैप्टर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, isn't it? और आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है? तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, विच इज योर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। और वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है, किसी को पता है? हम्म? तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, isn't it? Which is your first law of thermodynamics। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। और रियल लाइफ में मतलब कि जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तब भी ये लॉज जो है वो बहुत ही बेसिक है, तो वो आपको काम में आएगा, isn't it? जहाँ पे आपके कुछ लॉसेस होंगे, देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मे भी आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन यू जस्ट नीड टू बी लिसन। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, isn't it? तो ये सब लॉस जो है वो तब आपको तब काम में आएंगे जब आपकी कुछ इंडस्ट्रीज में लॉसेस होंगे। तो लॉसेस होंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई इतनी एनर्जी मैंने इन की तो इतनी बाहर गई, तो बाकी की कहाँ गई, isn't it? दिस इज व्हाट अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जहां पे आपको फाइंड करना है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या करता है, क्या कहता है कि आप जो एनर्जी डालते हो या फिर एनर्जी जो आपने किसी इंजन में या किसी जगह पे दी, वो प्रोड्यूस नहीं होती और उसका इट इज नॉट क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं होती। उसका क्या होता है, एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरी एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, मतलब वो गायब नहीं होती है कहाँ से, संडे, सिर्फ उसका ट्रांसफर होता रहता है। तो सपोज मैंने कोई केमिकल एनर्जी दी इंजन के अंदर 5 किलो जूल, तो वो बाहर आई 3 किलो जूल सपोज, तो बाकी की 2 किलो जूल कहाँ पे गई? इट इज इट इज ऑल अबाउट द लॉसेस और द एनर्जी कंजर्वेशन, isn't it? तो उसके बारे में हमको स्टडी करना है थोड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एज वी आर गोइंग फर्दर, हमको सबसे पहले उसका एप्लीकेशंस क्या है ना रियल लाइफ में और इंडस्ट्री में, वो हम थोड़ा जान लेते हैं। एक तो मैंने बताया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जान लेते हैं उसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा, isn't it? उसके बाद हम थोड़ा मैथमेटिकली जाएंगे कि वर्क क्या है, हीट क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक, चलो। तो ये हो गया आपका। आपको अच्छे से फिगर दिख रही होगी, which shows the application of first law of thermodynamics। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको कि एक आदमी है जो फूड खा रहा है, isn't it? अभी ये जो फूड है वो क्या है,
which is basically your chemical energy, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, isn't it? तो ये जो फूड खा रहा है, it is a kind of energy. Look, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, when we are going to talk about the thermodynamics, you have to see everything in terms of energy. Okay, everything is energy. When we are going through these chapters or we are going through the thermodynamics, you have to see everything as energy. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. तो ये जो फूड खा रहे हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, which is your chemical energy, and this chemical energy is converted into the heat and work, isn't it? इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं ना आपको, तो सपोज आपने खाया, पर बहुत ही बेसिक टर्म में बात करूं, आप कुछ खाते हो, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, किसमें होता है? आप कुछ काम करते हो, आप दौड़ते हो, जनरेट, आप कुछ चीजें लेने जाते हो, या फिर अभी भी आपकी हैंड मूवमेंट हो रही है बैठे बैठे, या फिर मैं अभी बोल रहा हूँ, जनरेट, मेरी हैंड मूवमेंट हो रही है, which is which is conversion of the energy from the food to some energy. Okay, मैंने जो फूड खाया था उसमें जो एनर्जी आई थी, वो जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में कुछ फॉर्म में स्टोर होती है और सेल्यूलर प्रोसेस होके उसका एनर्जी कन्वर्जन होता है. ओके, तो मैंने जो वो खाया था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ हीट लॉस होता है, कुछ वर्क लॉस होता है, तो अभी मैं वर्क कर रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हम वर्क और हीट के बारे में ही बात करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे भी दिखाया है, कुछ हीट लॉस हो रही है और कुछ आप वर्क कर रहे हो, isn't it? उसी तरह दूसरा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे कुछ पौधा है, तो वहां से सन एनर्जी आती है, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, किसी को पता है, जिससे सर। पौधा जो हाँ है सर। वो एनर्जी लेता है? हाँ, कौन हाँ सा सर। प्रोसेस होता सर ये है ना? पूरा बताऊं मैं? Photosynthesis process. कौन सा? Photosynthesis process. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ये जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, isn't it? जिसकी वजह से दैट योर सन एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी जो है, which is converted into the which is converted into which energy? केमिकल एनर्जी. वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, ऑल ऑफ यू गेटिंग मी? यस। यहाँ पे प्रिंस को ज्वाइन होना है, लॉबी में वेट कर रहा है. लेट आते हो तो फिर बंद ही हो जाएगा ना भाई, isn't it? तो ये कुछ दो जो है वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, कि ये जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो अर्थ पे आई, वो ट्रांसफर हो गई केमिकल एनर्जी में. अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला था कि एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे तो एनर्जी स्टोर हो गई, अभी ये एनर्जी का क्या हुआ, isn't it? तो अभी ये एनर्जी कहाँ पे जाएगी पता है? यहाँ पे आपके फूड पे, यस। which is your chemical energy, isn't it? ये केमिकल एनर्जी अगेन हम खाते हैं, उसके हिसाब से कुछ अगेन एनर्जी कन्वर्ट होती है. सो ये एक साइकिल पूरा चलता रहता है, चलता रहता है, isn't it? So which is all about some practical or real life example of thermodynamics or the first law of thermodynamics या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. और ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये थोड़ा माइंड में रखना. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे अगेन मैंने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का तो कुछ फोटो दिखाया है, जिसमें बता रहे हैं दैट योर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ये साइकिल कब चलाएगा, मतलब साइकिल चलाएगा मतलब वर्क हो रहा है, और वो वर्क कब होगा कि जब वो कुछ खाएगा. तो यहाँ पे आइसक्रीम दिखाई गई है, isn't it? आइसक्रीम में बहुत सारा फैट होता है.
Hello. ओके 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 ओके। तो ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना आपको? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल मैंने ये इसीलिए पीपीटी रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कौन सी केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में एंटर हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, फैट्स, प्रोटीन और अदर, तो ये सब एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी में जाती है और एक प्रोसेस होती है उसमें जिसको एटीपी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि सेल्यूलर एनर्जी जो है, सेल्यूलर प्रोसेस होती है जिसमें आपका एनर्जी कन्वर्जन होता है और उससे आपको एक केमिकल वेस्ट मिलता है। और वो केमिकल वेस्ट होता है जो आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है, वो विच इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। लुक, मैंने बोला ना कि हमको सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में ही देखना है। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द केमिकल वेस्ट जो हमारी एनर्जी वेस्ट है, इजंट इट? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में सांस लेते हैं तब बाहर निकालते हैं, उसमें से थोड़ा वेपराइज्ड वाटर भी निकलता है। ओके, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग हुई रहती है, तो है ना, और मतलब वो हीट निकलती है। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म का थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें सपोज मैंने 5 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे केमिकल टर्म में डाली, तो टोटल जो है वो ये सब में जो बाहर निकलेगा वो 5 किलो जूल ही होगा। ओके, या फिर कुछ एनर्जी स्टोर भी हो सकती है बॉडी में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, ये भी एक एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सपोज ये पर्टिकुलर हाइट है, इजंट इट? ये एग्जांपल आपको डायरेक्टली डैम से रिलेट करता है जहां पे आपके कुछ हाइट पे पानी होता है, इजंट इट? आप उस हिसाब से भी सोच सकते हो, जिसमें कुछ हाइट है उस पे आपका पत्थर है या फिर यहाँ पे सब पानी है, जो भी सोचो आप। तो ये जो हाइट है वहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी अभी किसको बोलते हैं आपको पता है? जहाँ पे हाइट होती है उसकी वजह Yes, से sir. जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट? तो वो जो मास है वो धीरे धीरे, अभी पत्थर जो है वो मैं नीचे फेंक रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है देखो, पहले 10 किलो जूल था और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। क्यों जीरो थी? क्योंकि पत्थर स्टेडी था। ओके, अभी उसको मैंने नीचे फेंका, तो क्या हो रहा है कि वो जो पत्थर है वो कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी 7 किलो जूल हो रही है और काइनेटिक एनर्जी देखो 3 किलो जूल हो रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी आ रही है, इजंट इट? और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वहां पे क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी आई, मतलब कि आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ओके, मतलब पहले 10 था पोटेंशियल, फिर वो कन्वर्ट हो गया 7 पोटेंशियल में, और 3 जो है वो आपका काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? तो यहाँ पे क्या हुआ कि एनर्जी लॉस नहीं हुआ, आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो, समझ रहे हो? एनर्जी कन्वर्जन। ये भी एक एग्जांपल था। ये तो मैंने कुछ लिखा है अभी, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है that all form of energy is going to be converted into another form of energy। in case आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, या फिर आपका टरबाइन हो, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो, या फिर टिडल एनर्जी हो, isn't it? सब कुछ जो है वो कन्वर्ट होता रहता है, होता रहता है। नाउ द क्वेश्चन कमिंग हियर दैट, क्या लिखा है यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है। हॉट समर सीजन है, मतलब कि गर्मी चल रही है, उन्हाड़ू चाले छे। तो एक बच्चे ने अपना फैन जो है रूम का वो ऑन किया और वो फैन ऑन करके चला गया अपने रूम के बाहर, isn't it? और शाम को आया तो उसको क्या फील होगा? ज्यादा गर्मी फील होगी कि ज्यादा ठंडी फील होगी, क्योंकि फैन ऑन है, isn't it? और अपने जो रूम जो है वो क्लोज्ड है, मतलब के क्लोज सिस्टम है जहाँ पे डोर और विंडो सब क्लोज है, isn't it? तो मुझे बताओ कि क्या होगा और ऐसा क्यों होगा, आपका जो भी रीजन है। पटेल आयुष बोल रहा है कि कोल्ड होगा, ये रॉन्ग आंसर है, कोल्ड नहीं होगा भाई। सर हम्म। टेम्परेचर जितना बाहर का है ना सर, हाँ आइसोलेट हाँ, क्या बोलते हैं, आइसोलेट नहीं है ना सर, नहीं आइसोलेट नहीं है, ये क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है ना। हाँ तो सर रूम के टेम्परेचर पे आके वातावरण के जो टेम्परेचर है ना सर, उससे इक्वल हो हम्म। जाएगा।
ये भी हो सकता है, चलो ये भी और आंसर थोड़ा राइट। और गरम भी हो सकता है सर। गर्म ही होगा, गर्म भी हो सकता है, नहीं गर्म क्योंकि ही सर होगा क्योंकि एक तो क्योंकि सर मतलब हवा जो है वो सर क्लोज सिस्टम के बाहर नहीं जा पाएगा ना। हाँ 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 तो वो पंखा जो एग्जैक्टली। चलेगा तो और गर्म ही होगा सर। दूसरा रीजन क्या होगा? ओके, एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन कौन बताएगा? शुभम पोद्दार ने बताया था उस दिन। फैन जो है वो कौन सी एनर्जी को ट्रांसफर करता है? मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगेन यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही समझा रहा हूँ, isn't it? आपका फैन कब मूव करता है? जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, isn't it? कॉइल से वो ट्रांसफर करता है मैकेनिकल एनर्जी में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सपोज आपने 5 किलो जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, isn't it? और 3 किलो जूल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, तो बाकी की 2 किलो जूल जो होगी उसका क्या होगा? लॉस होगा, which is we are going to call as एनर्जी लॉस और हीट लॉस। तो हीट लॉस होगा तो मतलब क्या होगा कि रूम का टेम्परेचर अगेन बढ़ेगा। यस। समझ रहे हो? रूम गर्म हाँ होगा। यस, हाँ हाँ। ऑल ऑफ यू गेटिंग मी? यस सर। પરમાર આયુષ, હા બોલો। ના એક વખત પાછું બતાવજો ને ત્યાં નેટવર્ક શું ઇસ્યુ હતો એટલે ત્યાં સંભળાયું નહીં મને। શું બતાવું પાછું? આનો આન્સર તમે શું કીધો એ? અચ્છા હા, આપણું જે ફેન હોય ને એટલે એ મેકેનિકલ એનર્જીમાં તારું જે રોટેશન થાય છે એને મેકેનિકલ એનર્જી કહેવાય, બરોબર? હવે એ મેકેનિકલ એનર્જી જે છે એ કન્વર્ટ ક્યાંથી થાય છે? યુ આર ગિવિંગ दैट फैन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू आर गिविंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू दैट फैन। ओके, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सपोज आपने 5 किलो जूल एनर्जी दी फैन को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मैकेनिकल वर्क है वो सपोज 3 किलो जूल हुआ, तो वो जो 2 किलो जूल है वो लॉस हो जाएगा, जिसको हम हीट लॉस बोलेंगे, isn't it? कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, isn't it? आप प्रैक्टिकली भी देखो तो आप लाइट को टच करोगे तो क्या होता है कि आपको वो गर्म लगेगा, मतलब उसका रीजन क्या है कि वो हीट लॉस कर रही है, isn't it? यस सर। आप मोटर या पंप, मोटर को पकड़ना, क्या आपको थोड़ा गर्म लगेगा? तो इसका रीजन क्या है कि वो हीट लॉस कर रही है, एटमोस्फियर में वो हीट फेंक रही है वहां। तो ये रीजन है। ये है कि अगर आपका फैन जो है वो क्लोज रूम में है तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, तो हीट लॉस होगी और उसकी वजह से भी आपका रूम जो है वो गर्म होगा। गरम हो। सेटेड? समझ गए अच्छा आयुष? सर, हाँ बोलो बोलो। હા સર। बोल रहा हूँ कि मतलब ये तो इतना तो पता चल रहा है सर कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मतलब ट्रांसफर होगा तो वो गर्म होगा ही, मतलब जैसे मोटर हो गया, कोई पंखा हो गया, वो लॉस हाँ, करेगा ही अपना हीट एनर्जी, है ना सर। लेकिन यस। कोई ऐसा मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में होगा तो अपना वो हीट लॉस नहीं करेगा, ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं सर। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ लॉस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लॉस होता ही होता है। हाँ, हम वो लॉस जो होते हैं उसको बाहर दिखाने से रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगर मैंने उसमें लुब्रिकेशन सिस्टम रख दिया, तो कुछ ऑयल या ऐसा कुछ रख दिया, तो क्या होगा कि वो जो ऑयल है वो लॉस जो हीट जो लॉस हो रहा है उसको वो गेन कर लेगा हीट को, isn't it? कूलिंग कर लेकिन वो देगा। अल्टीमेटली हीट जो है वो हाँ कूलिंग कर देगा। ज्यादा हीट हो गया तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा कि आपके जो इंजन है या फिर फैन है उसके पार्ट को नुकसान करेगा, isn't it? तो उसकी वजह से हम उसको लुब्रिकेट करते हैं, ऑयल लगाते हैं, जैसे हमारे इंजन में है, okay? ताकि वो बाइक में भी दूसरे होता है सर। पार्ट्स को नुकसान नहीं। लेकिन लॉस तो होता ही है। ओके, हाँ। these are some practical examples I have told you about the first law of thermodynamics, but it, if we look back since in the 19th century, the very first experiment about the first law of thermodynamics is
given by or done by the Joule, the scientist. You have listened the name. I hope you have listened the name of this scientist, Joule. उसका नाम जो है वो जूल है, isn't it? तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसको पता चला कि आप जो वर्क दे रहे हो वो हीट में कन्वर्ट हो, isn't it? तो ये देखते हैं कि जूल के एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला है. ओके, जूल ने क्या बोला है जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था. 19th सेंचुरी की बात है. तो उसने कुछ इस तरह का उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे. ओके, जहाँ पे आपका यहाँ पे ये पैडल व्हील है, जिसको उन लोगों ने रोटेशनल पैडल बोला है, जूल ने रोटेशनल पैडल बोला है. और वो पैडल को हमको घुमाना है. Okay? और वो पैडल को घुमाने के लिए यहाँ पे एक पुली रखी हुई है. ये जो है वो पुली है, ये भी जो है वो पुली का पार्ट है. Okay? और यहाँ पे आपका मास है. अभी आप मास को ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा कि आपका जो ये रस्सी है वो ऊपर नीचे होगा. उसकी वजह से ये जो है वो उसकी रोटेशनल मूवमेंट आएगी, और वो रोटेशनल मूवमेंट से ये शाफ्ट घूमेगा. उसकी वजह से आपका ये पैडल घूमेगा. और एक कंटेनर है, ये जो है आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, सपोज पानी है. ओके, और यहाँ पे थर्मोमीटर रखा हुआ है कि ये पैडल घुमाने से उसके टेम्परेचर में क्या फर्क आ रहा है वो देखने की. तो ये एक बेसिक एपरेटस है, सेटअप है ये एक्सपेरिमेंट का. यहाँ पे सपोज मैंने मास जो है वो यहाँ से नीचे कर रहा हूँ या फिर ऊपर कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ वर्क होगा. ओके, उसकी वजह से रोटेशन होगा और उसकी वजह से का पैडल व्हील घूमेगा, और उसको एक वर्क के फॉर्म में दिखाया गया है. वो जो हुआ वो वर्क होगा. और वो वर्क की वजह से क्या होगा, अभी मैंने बोला था आपको फर्स्ट चैप्टर जब चला रहा था उसके लास्ट लेक्चर में कि आप ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटली करना और क्या होता है मुझे बताना. ओके, हीट ट्रांसफर होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्जन होगा. हाँ, बस वही वही. तो जब आप पैडल को पानी में घुमाओगे तो वो जो वर्क है हमने वर्क किया उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा. और कुछ इस तरह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्योंकि वर्क जो है वो हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी है. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में वो भी बोला था कि वर्क जो है वो हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी है. आप जब किसी चीज को वर्क देते हो तो वो मैक्सिमम ट्राई करती है कि वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सके. मैक्सिमम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सके. यहाँ पे जो वर्क का हीट में कन्वर्जन होता है वो नियरली 100% होता है. नॉट 100%, लेकिन नियरली 90-80% तो होता ही है. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में यही दिखाया गया है कि जब आपने ये एनर्जी को कन्वर्ट किया तो वो जो वर्क हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके हीट हुआ. मतलब कि आप जितना वर्क दे रहे हो उसके प्रोपोर्शनल में वो हीट में ट्रांसफर हो रहा है. और वो हीट ट्रांसफर कैसे मेजर किया, थर्मोमीटर से. आपको ये थर्मोमीटर दिख रहा है, वो क्या करेगा कि सपोज देखो पहले से बात करते हैं, आपको थ्योरी में कैसे लिखना है, उसके एपरेटस है उसके बारे में बता देना है. जैसे मैंने बताया दैट कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर पैडल व्हील है, और पैडल व्हील को घुमाने के लिए पुली रखी हुई है, और उसका मास के अप डाउन होने की वजह से उसकी जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो. ये बेसिक बता देना. उसके बाद थोड़ा डिटेल में जाना. डिटेल में हम कैसे जाएंगे देखते हैं. देखो चलो, तो वर्क जो है वो किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है. तो यहाँ पे मास जो है यहाँ से यहाँ आएगा. ये क्या हुआ पता है किसी को, हाइट डिफरेंस हुआ, और वो हाइट डिफरेंस z है. हाइट डिफरेंस जो है वो कौन से टाइप की एनर्जी हो गई, कोई मुझे बताएगा. अभी डिस्कस हुआ हमारा. हाँ सर, वो ये हो गई ऊपर से कुछ भेजते फेंकते हो अभी. Kinetic. ना सर, काइनेटिक नहीं, पोटेशियम एनर्जी. Potential. उसको गुजराती में स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, स्थित ऊर्जा, है ना. तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका, और वो पोटेंशियल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो. अभी कैसे हो रहा है देखो, पहले पोजीशन यहाँ पे था, पहले आपका जो मास जो था वो पूरा यहाँ पे था, यहाँ पे. फिर जब आपने थोड़ा रस्सी को ढीला किया तो वो ट्रैवल करके मास आपका नीचे आ रहा है, उसकी वजह से उसने इतना हाइट कवर किया. इतना यहाँ पे दिखाया है. तो
वो जो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आया, उसमें पहले हम पोजीशन 1 का एनालिसिस करते हैं कि तब आपका अंदर का टेम्परेचर क्या था वो आपको देखना है। सपोज वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, isn't it? उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने मास को छोड़ा तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आया सपोज, तो वो सेकंड पोजीशन पे आया। और ऐसा जब आपने कई बार प्रोसेस किया, isn't it? और आपने जब पोटेंशियल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया तो आपका फ्लूइड जो है वो हॉट हो गया। आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर सपोज 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, isn't it? तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेकंड पोजीशन में बहुत सारी बार प्रोसेस करने के बाद, और 27 तो पहले था ही, तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अल्टीमेटली क्या बताता है, आपका हीट बताता है। अब मैंने आपको बोला था हीट हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट क्या है, हीट जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आता है। इसीलिए यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया है ताकि आपको हीट पता चल सके यहाँ से। आर यू गेटिंग मी ऑल ऑफ यू? सर। हेलो। यस हाँ सर। तो हाँ तो वो जूल एक्सपेरिमेंट में बताया गया है और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पे आए वो लोग जिसमें दिखाया गया है कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट, क्योंकि जितना आप वर्क दे रहे हो उसके प्रोपोर्शनल में हीट जो है वो वहां पे एनर्जाइज हो रही है। ओके, तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट और वहां पे वर्क इज इक्वल टू, उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो इज इक्वल टू जे इंटू क्यू। और ये जे क्या है, जे जो है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और जिसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आपको बहुत ही सिंपल टर्म में बताओ तो जे को इसीलिए वहां पे रखा गया है ताकि सपोज आपका वर्क वर्क जो है उसका यूनिट और जो आपका हीट है उसका यूनिट अलग आए, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए। अभी इसको और डीप में समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बिकॉज जूल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था और पहले जब ये सब चल रहा था हीट का और वर्क का, तब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उसको वो लोग कैलोरी में मेजर करते थे। देखो मैंने यहाँ पे, तो वो कैलोरी जो है, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था, आपको याद हो तो कैलोरी के बारे में थोड़ा पढ़ के आए। तो कैलोरी जो है, क्वेश्चन मैंने क्या किया था कि कैलोरी कौन सा यूनिट है। ठीक, सो कैलोरी जो है वो अल्टीमेटली आपका काइंड ऑफ मेट्रिक या फिर सीजीएस यूनिट जाता है, वो सीजीएस यूनिट में जाएगा। और हमारा अभी सिस्टम कैसे डेवलप हुआ कि हमको जो भी चीज है वो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करनी है। यहाँ पे आपका वर्क जो होगा वो ऐसा यूनिट में कौन से टर्म में आएगा, जूल के टर्म में, आपको पता हो तो। और कैलोरी जो है वो सीजीएस के टर्म में जाता है। तो वो कैलोरी को, कैलोरी वाला यूनिट जो है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा गया है जिसको जे बोल, समझ रहे हो? और ये जो जूल है उसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 4.1868 जूल पर कैलोरी, समझ रहे हो? विच इज गोइंग टू बी योर अमाउंट ऑफ वर्क necessary to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degrees centigrade. Look, if you see very carefully here, they have seen the criteria of Joule as 1 gram. इसीलिए मैंने बोला ना 1 ग्राम है, तो ग्राम जो है वो कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। हेलो, समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ग्राम क्या है आपका, सीजीएस यूनिट। तो कैलोरी में जब वो लोगों ने डेफिनेशन दिया था इसका, अमाउंट ऑफ वर्क जो हो रहा है उसका, तो जूल ने बोला था कि ये जो वर्क है वो कितना हो रहा है, तो वो 1 ग्राम पानी है आपका, सपोज उसको 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो कुछ भी वर्क आप दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं, जूल। ठीक, समझ रहे हो? और वो उसने कैलोरी में डिफाइन किया था, इसीलिए वो सीजीएस में था। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो एसआई सिस्टम में आ गया, तो एसआई सिस्टम में जब उसको कन्वर्ट करना है तो हम जे रखते हैं, और जे अल्टीमेटली क्या है, वो कन्वर्जन 4.1868 जूल पर कैलोरी, समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली आपका ये जो है वो आपको याद रखना। ओके, समझ में आ रहा है? ये ऊपर से गया सर आ रहा है समझ में। वेरी नाइस।
पोस्ट आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में रखे थे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे भी मतलब इतना भी टिपिकल नहीं है। और ये जो जूल वाला है वो आपको याद रखना है थ्रू आउट द सेमेस्टर और थ्रू आउट द जूल है, ठीक है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जहां जहां पे टेम्परेचर आएगा वहां पर 4.1868 वाला आने ही वाला। सो ये हो गया आपका जूल एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये उसका स्टेटमेंट है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only it is going to be converted from one form to another form if the mass is conserved। देखो इसका इसका स्टेटमेंट में आपको थोड़ा समझाता हूँ अगेन, गुजराती में और हिंदी में मैं बोलूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है, वो क्रिएट नहीं होती, बरोबर? आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट नहीं कर सकते इसका मीनिंग क्या है कि आपने कभी देखा है कि एनर्जी अचानक से क्रिएट हो गई? आप घर में हो, अभी बैठे हो और कहीं पे आपने अचानक से धुआं निकल गया, आग निकल गई, प्रोड्यूस हो गई। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपने ऐसा देखा होगा तो भी क्या होगा कि एलपीजी सिलेंडर है उसमें स्पार्क हुआ, वो केमिकल, वो गैसियस एनर्जी जो थी केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी, अचानक से प्रोड्यूस नहीं होती है, समझे? या फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। जैसे मैंने बोला कि जो सोलर एनर्जी आती है सन से, जो अपने पौधे में जाती है, वो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट की वजह से उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं और वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है एनर्जी, कहीं ना कहीं पे वो कन्वर्ट होती है। या फिर जो मैंने स्टोन वाला एग्जांपल दिया, पत्थर वाला, वहां पे क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो थी आपकी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हुआ, समझे? उसका क्रिएशन या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। और उसमें आपका मास जो है वो कंजर्व होता है, ऐसा लिखा है। मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मास जो है वो कंजर्व रहता है, तो मास का चेंज नहीं होता थ्रू आउट द प्रोसेस, आपका मास कंजर्व। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हुआ ये? आज यहाँ तक रखते हम, बहुत लोड नहीं लेते। सेकंड लेक्चर में आपका, हेलो, सेकंड लेक्चर में आपका थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट लूंगा मैं गूगल पे। गूगल फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, 10 मार्क्स की एग्जाम होगी संडे, आधा घंटे या फिर 20 मिनट में, 20 से 30 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। मैं आपको चलो 30 मिनट्स दे रहा हूं, ओके सर, ओके सर। और कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। तो अल्टीमेटली आज लेक्चर में हमने क्या सीखा? रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज और मिला होगा, आई होप। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म का देखा थोड़ा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है, फैट्स जो है, उससे हमको एनर्जी मिलती है थ्रू दी एटीपी प्रोसेस। ये एटीपी प्रोसेस क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हो, isn't it? ये सेल्यूलर आपके सेल्स में प्रोसेस कैसे होती है और वो कैसे एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक? वो आपको जानना है तो नेट पे मिलेगा, आप जान सकते हो। बहुत डीप में मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसके बाद। ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट हो गया, isn't it? ये भी है, आपको इसका फोटो लेना हो तो ले लो, ये भी मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए रखा है और वो कोरा से मैंने लिया है, quora.com, मैं आपको दिखाया था, बताया था। कोरा करके वेबसाइट है, तो कुछ चीजें हैं वो जो मैं कोरा से लेता रहता हूँ कई बार। बहुत अच्छे से समझाया है, एटीपी प्रोसेस नहीं समझाया है, लेकिन कुछ जनरल प्रोसेस जो मैंने बताया ना वो अच्छे से समझाया है, कैसे सोलर से कार्बोहाइड्रेट्स आता है वो। और ये क्वेश्चन पूछा था और ये जूल एक्सपेरिमेंट सीखा हमने, जहाँ पे ये जो है वो आपको याद रखना है अल्टीमेटली कि W इज इक्वल टू Q होता है। Q होता है मतलब वर्क इज इक्वल टू हीट होता है अल्टीमेटली, और J इज इक्वल टू 4.1868 जूल पर कैलोरी। ये दो चीज आपको याद रखनी है, इसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे।
अभी हम आगे क्या सीखने वाले हैं वो आपको अभी से बता दे रहा हूँ। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम देखा था, isn't it? और साइकिल के बारे में देखा था, isn't it? यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है, उसके बाद वो अगेन वो इनिशियल लेवल पे, इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, जिस कॉल्ड एज ए साइकिल। तो साइकिलिक प्रोसेस के थ्रू वर्क और हीट का क्या होता है, कनेक्शन क्या है, वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ओपन सिस्टम में वर्क और हीट के बीच में क्या रिलेशन है, क्लोज सिस्टम में उसके बीच में क्या रिलेशन आएगा, वो सब हमको मैथमेटिकली देखना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, सो गए क्या सब लोग? नो सर, सुन रहे हैं। हाँ सर, हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। तो वो सब जो है वो हमको उसके बाद में देखना है, और वो पूरा मैथमेटिकली जानने वाला है, isn't it? डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू कैसे जाएगा और आपका इंटीग्रेशन और वो सब कैसे आएगा, वो मैं आपको थोड़ा दिखा। डरने की जरूरत नहीं है, समझे? ये पूरा मैथमेटिकल जाएगा, देखिए। ओके, तो मतलब अच्छा है सीखने के लिए आपको। और हम एंड सर कहाँ पे होंगे, सर, ये देखो पढ़ाना बाकी है ये ना जो अभी दिख रहा है पीपीटी? हाँ हाँ, ये सब पढ़ाना बाकी है। देखो मैं आपको बहुत ही इसका हाँ ये सर। चैप्टर का एंड बताता हूँ कि ये चैप्टर के एंड में हम अल्टीमेटली क्या सीखेंगे। तो आपके नोजल है, सर आपने आपका नोजल वॉइस देखा होगा। कट कट के सुनाई दे रहा है मुझे, तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि ये जो अभी पीपीटी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पढ़ा दिया है आपकी बाकी है? नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ाया है। अभी आपको जितना पढ़ाया ना, देखो आप कहाँ तक पढ़ाया आज। आपको मैंने आज ये अभी यहाँ आपका तक वॉइस मतलब अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए पूछा सर। अभी आ रहा है मेरा वॉइस? आ रहा है? हाँ मतलब आपका सही है, हमारा हाँ अच्छा, ये आया। वो तुम्हारा अभिषेक और अतुल का ही मोस्टली प्रॉब्लम है, ये आपके घर पे कनेक्शन का problem। तो मैं अभी ये बोल रहा था कि यहाँ तक हमने पढ़ा जो हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, आयुष आयुष आयुष। हेलो मैं थोड़ा हेलो। पहले से स्टडी करके रखा, आप हाँ बोल। लेक्चर समझ रहे हो? खत्म सर। चलो तो लेक्चर आज का स्टॉप करते हैं। चलिए। तो आपको नोजल के बारे में थोड़ा स्टडी करना है, कंप्रेशर के बारे में स्टडी करना है, टरबाइन के बारे में स्टडी करना है थोड़ा, इन दी बेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, वो कैसे होता है सिस्टम थोड़ा देख लो, कैसे वर्क होता है, वो वर्क करता है या फिर वर्क देता है, अभी हमको वो देख। चलो मिलते हैं अभी आपके सेकंड लेक्चर 10 बजे आपका। चलो 10 को 10 को हम क्या करेंगे, आपको मैं लिंक भेजूंगा और एग्जाम स्टार्ट करेंगे। चलो बाय।